Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In last lecture we have started syntax. तो syntax होता क्या है? Syntax is the component of language in which we deals with the structure of the sentences. In last lecture हमने syntax को define किया था. Syntax क्या होता है देखा था, पार्ट्स देखे थे सेंटेंस के, पैरामीटर्स देखे थे इन लैंग्वेज सिंटेक्स। इसके साथ हमने फ्रेज़ क्या होती है, फ्रेज़ को डिफ़ाइन किया था, टाइप्स ऑफ फ्रेज़ को डिस्कस किया था। सो हम अपने उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज़ द टाइप्स ऑफ क्लॉज। ठीक है, अब क्लॉज क्या होता है? अ वर्ड ग्रुप दैट कंटेन्स अ वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपको फ्रेज़ की डेफिनेशन याद हो तो हमने कहा था फ्रेज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट मेक अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वो पार्ट ऑफ स्पीच बनाते हैं, बट डजेंट हैव इट्स वर्ब्स एंड इट्स सब्जेक्ट। बोथ उसमें नहीं होते, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही एक साथ नहीं आएंगे, तो वो फ्रेज़ कहलाएगी। जबकि क्लॉज इज़ अ वर्ड ग्रुप दैट कंटेन्स अ वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट। इट इज़ यूज्ड एज अ सेंटेंस और एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, एक क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है सिंपल, और एक सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट एंड कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ एज अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, ऊपर हमने कहा कि एक क्लॉज जो है वो एक सेंटेंस भी हो सकता है और पार्ट ऑफ सेंटेंस भी हो सकता है। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है। पहली बात ये कि उसमें उसका सब्जेक्ट और वर्ब होगा, और दूसरी बात क्या होगी कि कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ एज अ कंप्लीट सेंटेंस, जिस सेंटेंस का अपना पूरा मतलब होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम लेट, अगर मैं ये कहती हूँ आई एम लेट, तो इट इज़ एक्सक्यूज़ मी, इट हैज़ अ सब्जेक्ट, इट हैज़ अ वर्ब एंड इट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ कम्प्लीटली। तो इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, तो इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर है डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट एंड कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ एज अ कंप्लीट सेंटेंस। ऐसा क्लॉज जो किसी दूसरे पर डिपेंड करता हो अपने मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ये कंप्लीट थॉट तब तक नहीं अपनी एक्सप्रेस करेगा जब तक इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ते नहीं हैं। ठीक है, अकेला इसका कोई मतलब नहीं होगा। जब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिलता है तो अपने मीनिंग्स को वाज़े करेगा या एक्सप्रेस करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहते हैं आसिफ प्लेज़ हॉकी एज़ ही एन्जॉयज़ इट, तो अगर एज़ ही एन्जॉयज़ इट की बात करें तो इसका अपना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब तक इसको हमने जब इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिलाया है, आसिफ प्लेज़ हॉकी एज़ ही एन्जॉयज़ इट, तो ये एक कंप्लीट थॉट, एक कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज आसिफ प्लेज़ हॉकी का भी एक मतलब है। ठीक है, लेकिन जब एज़ पहले आ गया, ही इन्जॉयज़ इट भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है, लेकिन एज़ ही इन्जॉयज़ इट का मतलब है इसके पहले कुछ ना कुछ है ज़रूर, तो वो डिपेंड कर रहा है किसी दूसरे पे, वो डिपेंडेंट है, वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहलाता है। फिर शाजिया कुड नॉट कैच द बस, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये कंप्लीट मीनिंग को शो कर रहा है, ये एज अ कंप्लीट सेंटेंस भी यूज़ हो सकता है। बिकॉज शी वॉज लेट, अब जब बिकॉज इसके शुरू में आ गया है तो दैट मीन्स कि इस बिकॉज से पहले कोई ना कोई बात है। बिकॉज शी वॉज लेट इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज इन दिस एग्जाम्पल। फिर हम कहते हैं अली कुड नॉट फिनिश द मैथमेटिक्स टेस्ट,
ऑल दो ही न्यू ऑल द सम्स। अब जब ऑल दो से शुरू हो रहा है तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता। ही न्यू ऑल द सम्स या ऑल दो ही न्यू ऑल द सम्स अली कुड नॉट फिनिश द मैथमेटिक्स टेस्ट। तो ये जब तक ऑल दो ही न्यू ऑल द सम्स अगर आप पहले भी ले आएंगे तब भी ये एक डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, इसलिए कि इसका अगला हिस्सा जो है वो मिसिंग है। और इस सेंटेंस में अगर हम ये कहते हैं तो ये बता रहा है कि इसका पिछला हिस्सा मिसिंग है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ एंड कन्वे अ प्रॉपर मीनिंग, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज आपको कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। फिर है आरिफा क्विकली एट हर लंच एज शी वॉज वेरी हंग्री। तो फर्स्ट पार्ट जो इसका है आरिफा क्विकली एट हर लंच, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जबकि एज शी वॉज वेरी हंग्री क्योंकि उसके स्टार्ट में एज लगा हुआ है, दैट इज़ शोइंग कि ये किसी पर डिपेंड कर रहा है। हारिस इज़ बैक फ्रॉम वर्क सो ही मस्ट टेक रेस्ट। अब हारिस इज़ बैक फ्रॉम वर्क इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, he must take rest is again an independent clause, so he must take rest is a dependent clause. You must work hard, ठीक है, ये अब देखें you must work hard is an independent clause, but if you want to succeed in life is again, क्योंकि वो सेंटेंस if से स्टार्ट हो रहा है तो if is showing कि there is something before it. इफ़ ही वॉन्ट टू सक्सीड इन लाइफ इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज, ये इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो सेंटेंस को हमने देखा था क्या होगा कि कोई भी सेंटेंस तब एक सेंटेंस कहलाता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, ठीक है। तो वो आप और कंप्लीट थॉट को शो करता हो, एक्सप्रेस करता हो और एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उसमें हो, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम एक सेंटेंस कंसीडर करते हैं। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। वन एस्पेक्ट ऑफ द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस इज़ द डिवीजन ऑफ अ सेंटेंस इनटू फ्रेजेस एंड दोज फ्रेजेस इनटू फर्दर फ्रेजेस एंड सो फोर्थ, ठीक है। हम कहते हैं कि वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, आपके मॉर्फीम्स होते हैं, मॉर्फीम से आपके वर्ड बनते हैं, वर्ड मीनिंगफुल होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, ठीक है। अब वर्ड्स मिलके फ्रेजेस बनाते हैं, फ्रेजेस मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। अब वर्ड्स कैसे मिलते हैं, वर्ड मिलते हैं एक दूसरे से बाय द रूल्स। हम रैंडमली वर्ड्स को जोड़ते नहीं हैं कि हर लैंग्वेज के अपने सिंटैक्टिक पैटर्न्स एंड रूल्स होते हैं, पैरामीटर्स हमने कहा था होते हैं। उन पैरामीटर्स पर हम वर्ड्स को कंबाइन करके फ्रेजेस बनाते हैं एंड फ्रेजेस को कंबाइन करके सेंटेंस बनाते हैं। तो हम सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर में सेंटेंसेस को डिवाइड कर सकते हैं उसकी अपने फ्रेजेस में, क्लॉजेस में और फर्दर फ्रेजेस में। Another aspect of the syntactic structure of a sentence is movement relations, ठीक है। अब मूवमेंट रिलेशन भी एक अदर आपका एस्पेक्ट हो सकता है आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर का, दैट होल्ड बिटवीन वन सिंटैक्टिक पोजीशन इन अ सेंटेंस एंड द अदर, ठीक है। अब बेसिकली मूवमेंट रिलेशंस क्या होते हैं कि आपने एक सेंटेंस के सिंटैक्टिक जो आपके एक फ्रेज़ या एक वर्ड या पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसकी सिंटैक्टिक पोजीशन किसी सेंटेंस में क्या है, ये भी उसके पैटर्न को या स्ट्रक्चर को जाहिर कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात करते हैं, हम कहते हैं ही ओपन द डोर, ठीक है। अब हमने उसमें क्या कहा कि सब्जेक्ट पहले आ गया, आपका जो पैटर्न है सिंटैक्टिक वो इसमें एक्टिव वॉइस में और होता है सिंपल सेंटेंसेस में, एंड द डोर वाज ओपन्ड बाय हिम। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने ऑब्जेक्ट को पहले ले आए और सब्जेक्ट को आखिर में ले गए, तो ये क्या किया, इसको पैसिव वॉइस बना दिया। तो ये एक सब मूवमेंट रिलेशंस कहलाते हैं कि आप सिंटैक्टिक जो उसके
पार्ट्स हैं सेंटेंस के, उसको आप कैसे उसकी पोजीशन एक ही सेंटेंस में एक दूसरे के साथ चेंज कर सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। उसमें आपके सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं, सिंपल सेंटेंसेस आ जाते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाता है और फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाता है। अब सिंपल सेंटेंस क्या होगा? सिंपली हम देखते हैं कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। जो हमने सेंटेंस की डेफिनेशन की थी, अगर ऐसे कोई सेंटेंस है तो हम उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। द बॉयज़ वेंट टू द पार्क। द बॉयज़ आर द सब्जेक्ट, वेंट इज़ एन वर्ब एंड पार्क इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो द बॉयज़ वेंट टू द पार्क। A simple sentence is also called an independent clause। ये बात भी हमने पहले की कि सिंपल सेंटेंस क्या होगा, जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है, कि वो अकेला स्टैंड कर सकता है, अपनी मीनिंग को कन्वे कर सकता है और उसका एक सब्जेक्ट और उसका एक प्रेडिकेट हो सकता है। फिर आ जाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? कंटेन्स 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट क्लॉज की हमने क्या डेफिनेशन की थी कि उसका सब्जेक्ट और वर्ब होगा और वो एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करेगा। तो जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे उसमें, और क्लॉजेज आर जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। किसी न किसी कंजंक्शन से वो मिलाई जाती हैं। जैसे अभी मैंने इफ़ की बात की, बट की बात की, ठीक है, ऑल्दो की बात की, येट की बात की। पीछे जो हमने जब हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज पढ़े तो उसमें जो एग्जांपल्स थी, ठीक है, अब उसमें क्या था, अगर आप देखें कि हमने एक सेंटेंस पढ़ा, शी एट क्विकली हर डिनर बिकॉज शी वॉज हंगरी। तो शी वॉज हंगरी इज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड शी एट हर डिनर क्विकली, ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और उनके दरमियान में एक कंजंक्शन लगाई हुई है बिकॉज। ठीक है, तो बेसिकली ये सेंटेंस की जो टाइप कहलाती है वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाती है, कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज भी हो सकती हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, मतलब जो लंबे सेंटेंसेस हैं, बट दे आर जॉइनिंग बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, द बॉयज़ वेंट टू पार्क बट दे डिड नॉट गो टू द ज़ू। अब ये बट जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है यहाँ पर, और 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। नंबर 1 क्लॉज है द बॉयज़ वेंट टू द पार्क। अगर आप ये देखें तो ये कंप्लीट थॉट को शेयर कर रहा है। दे डिड नॉट गो टू द ज़ू, अगेन ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन बट लगाकर इन दोनों को जोड़ा गया है, तो ये क्या कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, कंजंक्शंस नीचे लिखी हुई है, कैन बी, फॉर, एंड, बट, नॉट, येट, ठीक है, बिकॉज ऑफ, कोई भी हो सकता है। तो ये कहलाते हैं आपके कंपाउंड सेंटेंसेस। फिर आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थर्ड टाइप है आपकी। अब हम ये अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस कह रहे हैं कि ये सेंटेंस की टाइप्स हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड आर डिपेंडेंट क्लॉज। अब इसमें क्या होगा? एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा कम से कम। द डिपेंडेंट क्लॉज बिगिन विद अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कि वो सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं जो मैंने आपको मतलब पहले बता रही थी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की, तो मैंने आपको ये एग्जांपल भी दी थी। ठीक है, अगर आप उस पार्ट को पहले ले आएंगे, बिकॉज द बॉयज़ वेंट टू द पार्क दे डिड नॉट गो टू द ज़ू। The boys did not go to the zoo because they went to the park। अब इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक
डिपेंडेंट क्लॉज है। Look at these subordinating conjunctions: after, before, because, although, when, since, if, whenever, unless, while, so that and even though। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर आ जाते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैज़ एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। अब वो सेंटेंस जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। अ गुड फ्रेंड इज़ अ पर्सन who accepts you as you are and everyone needs a good friend। ठीक है, तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, उसमें एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होने चाहिए। ठीक है, एवरीवन नीड्स अ गुड फ्रेंड who accepts you as you are and everyone needs a good friend। So this is example of compound complex sentences। ये अपने बात की स्ट्रक्चर के हिसाब से आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। नाउ कम देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय फंक्शन और बाय मीनिंग। ठीक है, अब ये टाइप्स क्या हैं कि जो सेंटेंस कन्वे कर रहा है मीनिंग उसके हिसाब से अगर हम देखें या सेंटेंस फंक्शन के हिसाब से देखें तो देयर आर अगेन 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1 इज़ द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो सकते हैं। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है? अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट, इट इज़ पंक्चुएटेड बाय अ पीरियड। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिंपली एक स्टेटमेंट को किसी भी आपने कोई इंफॉर्मेशन देनी है, कोई न्यूज़ शेयर करनी है तो सिंपली जो है द कॉन्सर्ट बिगिंस इन 2 आवर्स। सिंपल क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक आप कन्वे करना चाहते हो मैसेज और आप डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है, ग्रीन इज़ माई फेवरेट कलर, एडीज़ अबाडा इज़ अ कैपिटल सिटी ऑफ यूथोपिया, आई लव माई कंट्री एंड ट्रू लव नेवर फेड्स विद टाइम। ये वर्ड्स एवर जिसमें आप सिंपली डिक्लेयर कर रहे हैं कुछ तो उसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इट शोज़ के एक स्टेटमेंट है ये। फिर आ जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स एन ऑर्डर और मेक्स अ पोलाइट रिक्वेस्ट। इम्पेरेटिव्स कैन ऑल्सो एक्सप्रेस गुड विश। ठीक है, ये सारी चीज़ें इम्पेरेटिव में आएंगी। इट एंड्स विद अ पीरियड एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, एंड कहाँ से होगा? ये एक्सक्लेमेशन मार्क होगा या इसमें पीरियड होगा। प्लीज़ लोअर योर वॉइस, अब ये क्या है? एक रिक्वेस्ट है। मीट मी एट द टाउन स्क्वायर, ये भी एक मे यू लिव लॉन्ग, ईट योर लंच, ये ऑर्डर हो सकता है। कोई ऑर्डर हो, कोई रिक्वेस्ट हो, कोई आप विश दे रहे हैं किसी को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आती हैं। ये आपके इम्पेरेटिव्स की एग्जांपल्स हैं। इम्पेरेटिव टू यूज़ गिविंग डायरेक्ट और ऑर्डर कमांड। ठीक है, वेकअप नाउ, अब इसमें क्या हो रहा है कि आप किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं, किसी को कमांड कर रहे हैं और या किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। फिर वार्निंग या प्रोहिबिशन के लिए भी यूज़ होता है कि आप किसी को प्रोहिबिट करना चाहते हैं किसी चीज़ से तो आप उसको, ठीक है, वॉच आउट, ये डोंट टच मी, वार्निंग दे रहे हैं। तो ये आपका इम्पेरेटिव की एक एग्जांपल है। फिर एडवाइस किसी को देनी है, ठीक है, कि डोंट बी पैनिक एंड डोंट ईट टू मच, तो ये भी एक इम्पेरेटिव की टाइप हो सकती है। फिर गिविंग एन इंस्ट्रक्शन, गो स्ट्रेट अहेड देन टर्न लेफ्ट, तो ये आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो किसी को, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। टेक द पिल आफ्टर अ मील। फिर आप रिक्वेस्ट किसी से करना चाहते हैं तो भी ये आपके इम्पेरेटिव में आएगा कि प्लीज़ रिकन्सीडर
लेट मी अलोन प्लीज़ या प्लीज़ डोंट गो, ये सब आपके इम्पेरेटिव्स में आएंगे। फिर आ जाता है एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ग्रेट इमोशन और एक्साइटमेंट। ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन आ जाती है कि आपने कोई इमोशनल फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस करनी है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड करते हैं हम। वाओ द ग्रेट न्यूज़, ठीक है, द रिवर इज़ राइजिंग, या आप ओ व्हाट अ ग्रेट जॉब, ठीक है, वाओ यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो यहाँ पर क्या है कि आप एक्सक्लेमेशन या एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को अबाउट समथिंग, ठीक है। दैट इमोशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज यूजुअली आस्क्ड डायरेक्टली टू समवन। इंटेरोगेटिव हमेशा से हम पढ़ते आ रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की टाइप्स हो सकती हैं। नंबर 1 पे आ जाता है येस और नो क्वेश्चंस, कि जिनका जवाब जो है वो आपसे येस और नो में मांगा जा रहा है, ठीक है। आर यू अ नर्स, या डू यू आर यू हंगरी, ठीक है। तो WH क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जो वाई, व्हेन, व्हाट से शुरू होते हैं। हु आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, व्हेन यू गो टू मार्केट, ये सब क्वेश्चंस आएंगे आपके। वेयर आर यू गोइंग, तो इनको हम कहते हैं WH क्वेश्चंस। और ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, इज़ दिस रूम योर्स और कैबिटीज़, कि ये जो है ये आपका रूम है या किसी दूसरे का। अब इसमें क्या है कि अल्टरनेटिव ऑप्शन उसमें दे दिए, तो ये भी क्वेश्चंस जो हैं वो इंटेरोगेटिव हो सकते हैं। here is a practice, what kind of candy do you like, इंटेरोगेटिव है, ठीक है। WH क्वेश्चन है ये। वाओ यू डिड ग्रेट, अब इसमें क्या है, एक्सक्लेमेशन शो हो रही है, तो एक्सक्लेमेटरी होगा। आई लव टू वॉच ओल्ड मूवीज़, सिंपली एक स्टेटमेंट है ये, आप इसमें एक इंफॉर्मेशन डिक्लेयर कर रहे हो कि आई लव टू वॉच ओल्ड मूवीज़, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। गो एंड ब्रिंग मी सम पेपर, ठीक है, ये ऑर्डर है। या प्लीज़ गो एंड ब्रिंग मी सम पेपर, या प्लीज़ गिव मी सम पेपर होता तो भी ये इम्पेरेटिव होता कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहे होते। गो एंड ब्रिंग मी सम पेपर, ये ऑर्डर भी है और ये डायरेक्शन भी हो सकती है, तो ये एक इम्पेरेटिव की एग्जांपल है। तो यहाँ मैंने प्रैक्टिस भी की, इसलिए लिखी है कि आपको एग्जांपल्स आ सकती हैं इन द एग्ज़ाम कि बताइए ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 4 टाइप्स जो हैं ये हो सकती हैं। इसी तरह से एक सेंटेंस की एग्जांपल आ सकती है और स्ट्रक्चर के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। ये कंपाउंड है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, तो वो भी आप बता सकें। तो हमने किए हैं सेंटेंस की टाइप्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर 4 टाइप्स हैं, और अकॉर्डिंग टू फंक्शन भी 4 टाइप्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंसेप्ट है हमारे पास सिंटैक्स में प्रोडक्टिविटी का। वी डू नॉट स्टोर होल सेंटेंसेस बट द वर्ड्स, मेंटल लेक्सिकन एंड द रूल्स दैट कंबाइन देम। अब आप ये देखें, जब हम लैंग्वेज लर्न कर रहे थे या जब बच्चे लैंग्वेज लर्न कर रहे होती हैं तो सेंटेंसेस को याद नहीं किया जाता। आप इंग्लिश लैंग्वेज जब लर्न कर रहे हैं तो आप उसको, आप हर सेंटेंस को एज इट इज़ स्टोर नहीं करते, और उसी तरह हम अपने मेमोरी स्टोरेज से निकाल के उसको, मैं एक सेंटेंस अभी बोल रही हूँ, अगर मैं वो लिखा हुआ नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो नेक्स्ट जब मैं बोलूँगी तो मैं उसको चेंज ही बोलूँगी। हो सकता है कि मैं उसको मतलब अरेंजमेंट के हिसाब से या किसी और हिसाब से चेंज कर सकती हूँ, मैं उसको डिक्शन के हिसाब से चेंज कर सकती हूँ, मेरी वर्ड चॉइस उसी थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए कोई और हो सकती है। तो हम वर्ड्स का मेंटल लेक्सिकन हमारे हम स्टोर करते हैं, ठीक है, वोकैबलरी स्टोर करते हैं। हम रूल्स को
जो है वो इंटरनलाइज करते हैं, हम सीख लेते हैं सिंटैक्टिक रूल्स को, सिंटैक्टिक पैटर्न्स को, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को, बट एज इट इज़ सेंटेंसेस को हम अपने माइंड में स्टोर नहीं करते। यही बात है कि हमने कहा था कि लैंग्वेज की एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये प्रोडक्टिव है, कि हम फिनिट रूल्स से और फिनिट वोकेबलरी से इनफिनिट जो है वो लैंग्वेज को जनरेट कर सकते हैं, हम बहुत सारे सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। तो क्या है कि द सेट ऑफ रूल इज़ फिनिट बट द सेट ऑफ पॉसिबल सेंटेंसेस इज़ नॉट। अगर आपके पास वोकेबलरी है और आपके पास रूल्स हैं तो हम उससे बहुत सारे इनफिनिट सेंटेंसेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द नीड एंड अकॉर्डिंग टू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। तो ये होती है प्रोडक्टिविटी। The study of the structure of phrases or sentences and the rules governing how words are combined to form phrases and sentences। ठीक है, हम इन रूल्स हम क्या करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेजेस और सेंटेंसेस किसी भी लैंग्वेज का, ठीक है, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेज आप सेकेंड लर्न कर रही हैं, उसका हम स्ट्रक्चर क्या हो सकता है फ्रेजेस का और क्लॉजेस का और सेंटेंसेस का, और किन रूल्स पर हम उन वर्ड्स को कंबाइन करते हैं कि टू फॉर्म द फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, इसको हम इंटरनलाइज करते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं सिंटैक्स में। These rules are acquired at the very young age and internalized। अब ये रूल्स जो हैं वो हमें, आप में से किसी को भी याद नहीं होगा कि हमें ये इस तरह से पढ़ाया गया हो या बताया गया हो या याद करवाया गया हो कि ऐसे सेंटेंस बनाना है, ठीक है। अनकॉन्शियसली लैंग्वेज लर्निंग के दौरान हम इनको यंग एज पर लर्न भी करते हैं, एक्वायर भी करते हैं और इंटरनलाइज भी कर लेते हैं। हमारे अंदर मैपिंग हो जाती है कि ये लैंग्वेज रूल्स जो हैं वो ये हैं। अब आप सबको पता है कि इसके साथ जो है वो हमने बिल्ली के साथ ये अलिफ या और नून हुन्ना लगाना है तो बिल्लियाँ बनाना है, ठीक है। बकरी के साथ भी यही रूल अप्लाई होगा तो बकरियाँ बनेगा, लेकिन बस्ते के साथ जब हम बस्ता के साथ जब हम बढ़िए लगाएंगे तो वो बस्ती बन जाएगा, ठीक है। अब आपको इससे मिलते जुलते अब बिल्लियाँ और बकरियाँ आपने कैसे बनाया, ठीक है, आपको याद तो नहीं कराया गया था कि इसका ऐसे बनेगा, इसका ऐसे बनेगा, इसका ऐसे बनेगा। हम ये चीज़ें जो हैं लैंग्वेज लर्निंग के दौरान अनकॉन्शियसली एक्वायर करते हैं कि हमारी लैंग्वेज के ये रूल्स हैं और ये इंटरनलाइज्ड हो जाते हैं, और इंटरनलाइज्ड होके उसके बाद जब प्रोडक्टिविटी स्टार्ट होती है, जब आपके पास मेंटल स्टोर में वोकेबलरी है और आपके पास रूल्स आपको पता है कि कैसे बनने हैं, तो उससे हम फिर सेंटेंसेस बनाते हैं और लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। फिर आ जाती है ग्रामेटिकलिटी। ग्रामेटिकलिटी क्या है? सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स दैट कन्फर्म टू द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड आर ग्रामेटिकल, ठीक है। ग्रामेटिकल का मतलब है वेल फॉर्म्ड होना, अकॉर्डिंग टू द रूल्स होना। ग्रामेटिकल इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्रिहेंसिबल। अब ये उसने कहा है कि ग्रामेटिकल होना एक अलग चीज़ है और कॉम्प्रिहेंसिबल होना एक अलग चीज़ है। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। द कैट इज़ ऑन द मैट and the mat is on the cat। the cat on is the mat। ठीक है। अब अगर हम ये देखें, the cat is on the mat is grammatical, the mat is on the cat is also grammatical, the cat on is the mat ये अनग्रामेटिकल है। द कैट इज़ ऑन द मैट ग्रामेटिकल है और उसकी समझ भी आ रही है। द मैट इज़ ऑन द कैट ग्रामेटिकल है बट मतलब बात थोड़ी सी उसमें गलत है कि कैट तो मैट के ऊपर हो सकती है और मैट कैट के ऊपर है, चलें ये भी ग्रामेटिकली ठीक है। द कैट ऑन इज़ द मैट क्या है? अनग्रामेटिकल सेंटेंस है, ये अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश रूल्स ठीक नहीं है। तो वर्ड ऑर्डर जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो ये
द कैट ऑन इज़ द मैट इज़ अनग्रामेटिकल और इल फॉर्म सेंटेंस है। और कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब ये है कि हो सकता है कोई सेंटेंस ग्रामेटिकली तो ठीक हो। द मैट इज़ ऑन द कैट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कहते हैं द आंट ईट्स एन एलिफेंट, ठीक है, तो ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, बट ये बात ठीक नहीं। द बर्गर एट द मैन, कि मैन तो बर्गर को खा सकता है, अब कॉम्प्रिहेंशन इसकी कोई नहीं है कि बर्गर ने जो है वो आदमी खा लिया है, लेकिन ग्रामेटिकली वो ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिबल एक अलग चीज़ है और ग्रामेटिकली एक अलग चीज़ है। तो ग्रामेटिकली करेक्ट होना भी ज़रूरी है और मीनिंग का करेक्ट होना भी ज़रूरी है। फिर आ जाती है एम्बिग्विटी। हमने पहले लेक्चर में, पिछले वाले में ये बात की थी कि एम्बिग्विटी का जो नॉलेज है वो भी आपके सिंटैक्टिक से रिलेटेड है। द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग टू और मोर मीनिंग। एम्बिग्विटी का मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी के एक ही सेंटेंस से दो या दो से ज़्यादा मतलब अगर निकल रहे हो तो उसे हम कहते हैं वो एम्बिगुअस सेंटेंस था, वो क्लियर सेंटेंस नहीं था, क्लियर स्टेटमेंट नहीं थी। और उससे कॉम्प्रिहेंशन पे फ़र्क पड़ता है कि कॉम्प्रिहेंड आप उसे कैसे करेंगे, रिसीव कैसे करेंगे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है सेंटेंस की। तो दो तरह की एम्बिग्विटी हो सकती है, लेक्सिकल एम्बिग्विटी और स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी। लेक्सिकल एम्बिग्विटी नाम से जाहिर कर रही है कि व्हेन अ वर्ड हैज़ मोर देन वन मीनिंग, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लेक्सिकल एम्बिग्विटी। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं शी इज़ लुकिंग फॉर अ मैच, ठीक है। अब मैच के हम दो या दो से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं। अब इस सेंटेंस से नहीं पता लग रहा कि वो क्रिकेट मैच देख रही है या वो अपने लिए एक मैच सीख कर रही है, ठीक है। लुकिंग फॉर अ मैच, तो वो एक प्रपोज़ल को लुकिंग फॉर अ प्रपोज़ल और लुकिंग फॉर अ क्रिकेट या फुटबॉल मैच, ये इससे ज़ाहिर नहीं हो रहा। तो इसमें क्या है, एम्बिगुअस बन गया ये सेंटेंस कि इसके दो मीनिंग हो सकते हैं और दोनों ठीक भी हो सकते हैं। इसे हम कहते हैं लेक्सिकल एम्बिग्विटी। इराकी हेड सीक्स आर्म्स, ठीक है। अब हेड का मतलब जो होता है एक तो सर होता है और एक हेड का क्या मतलब होता है कि वो मतलब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। तो ये वाली एम्बिग्विटी जो है सेंटेंसेस में, जो उसके दोनों मतलब हो सकते हैं और दोनों ठीक भी हो सकते हैं। द फिशरमैन वेंट टू द बैंक, अब बैंक जो है वो दरिया का किनारा भी हो सकता है, वो उस बैंक पे गया है या बैंक से अकाउंट से अपने मनी लेने गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो दोनों मतलब से ठीक हो सकती है, इसको हम कहते हैं लेक्सिकल एम्बिग्विटी। फिर आ जाती है स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी। स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी मीन रिजल्टिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्रेज और सेंटेंस। ऐसी एम्बिग्विटी जो वर्ड्स के अरेंजमेंट इन द सेंटेंस पर शो हो रही होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी। फॉर एग्जाम्पल अ लार्ज मैन्स हेड, ठीक है। अब इसमें अगर आप लार्ज मैन्स हेड देखें तो लार्ज मैन है, अ लार्ज मैन्स हेड भी हो सकती है और अ लार्ज मैन्स हेड भी हो सकता है, ठीक है। अब लार्ज मैन है या लार्ज हेड है, इन दोनों में हमें एम्बिगुअस है, कोई फ़र्क नहीं पता लग रहा। स्मॉल बॉयज़ एंड गर्ल्स आर प्लेइंग हाइड एंड सीक्स, अब स्मॉल बॉयज़ हैं सिर्फ या स्मॉल बॉयज़ एंड स्मॉल गर्ल्स हैं, इसके दो मतलब हो सकते हैं कि स्मॉल बॉयज़ एंड गर्ल्स आर प्लेइंग हाइड एंड सीक या स्मॉल बॉयज़ एंड गर्ल्स आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो मतलब वाज़े नहीं हो रहा कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस ऐसा है जिससे सेंटेंस जो है वो एम्बिगुअस हो गया और सेंटेंस के दो या उससे ज़्यादा मतलब निकल सकें, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, आर स्ट्रक्चरल यूनिट्स विच रेफर टू एनी लिंग्विस्टिक फॉर्म सच एज वर्ड्स और वर्ड ग्रुप्स। किसी भी सेंटेंस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस आर स्ट्रक्चर इनटू सक्सेसिव कंपोनेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स।
दीज ग्रुप्स एंड सिंगल वर्ड्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट्स इन अ सेंटेंस। वो स्ट्रक्चरल यूनिट्स वर्ड भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकते हैं। एंड व्हेन दे आर कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ द सक्सेसिव अनरेवलिंग ऑफ अ सेंटेंस दे आर नोन एज इट्स इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं कि किसी भी सेंटेंस के जब हम सक्सेसिव कंपोनेंट्स को उसके डिवाइड करते हैं, ठीक है, आई फील सॉरी फॉर हिज बिहेवियर, अगर ये एक सेंटेंस है, ठीक है, तो इसके क्या है? 6 स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं कि दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सेंटेंस। और इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है कि आई फील सॉरी में आई का इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? फील, और फील का इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? सॉरी। तो फ़ौरन आने वाला जो उसका स्ट्रक्चरल यूनिट होता है उसको हम इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट constituents of a sentence. So here the syntax and rules of syntax are ended and I hope कि आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या मुझसे इन पर्सन आप रब्ता करके जो भी कन्फ्यूजन हो क्लियर कर सकते हैं। इवन आप क्लासरूम में भी क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह सीमेंटिक्स है हमारा लेक्चर, उसके साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।